लेटरल मैग्निफिकेशन इन इमेज फॉर्मेशन बाय थिन लेंस। अब तक जो हमने देखा था उसमें क्या देखा था हमने कि लेंस में का फॉर्मूला होता है, लेंस में का फॉर्मूला के बाद हमने देखा कि एक थिन लेंस फॉर्मूला है। थिन लेंस के बाद हमने ये भी देख लिया था कि लेंसेज के अलग अलग कर्वेचर की वजह से और लेंसेज के सराउंडिंग मीडिया कौन सा है, हमारे कॉन्वेक्स लेंस एज अ डाइवर्जिंग लेंस एज वेल एज ए कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करते हैं। सिमिलरली एक कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस एज वेल एज कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द लेटरल मैग्निफिकेशन इन द इमेज फॉर्मेशन बाय द थिन लेंस। तो थिन लेंस के केस में हम एज्यूम करते हैं कि मान लो आपके पास जो ऑब्जेक्ट जो रखा था वो ऑब्जेक्ट रखा है किसी पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। सो इससे एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट रे जो ऑब्जेक्टिव पे आएगी वो एज इट इज स्ट्रेट पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और आपका जो इमेज जो बनेगी वो इमेज कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे दोनों रेज आके मीट की। सो इस वाले पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, इमेज। सो लेट अस से जो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो गिवन है वो h है और यहाँ पे क्या मिली आपको, हाइट ऑफ इमेज। सो मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज। अगर मैं डिस्टेंस देखूं सो सिंस जो लाइट रे है वो लेफ्ट से राइट हैंड साइड में गई है, सो हमारी लेफ्ट से राइट हैंड साइड वाली जो डायरेक्शन जो होगी उसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। जितने भी डिस्टेंसेज है वो डिस्टेंसेज कहाँ से मेजर करते हैं, हमेशा फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज डिस्टेंस अगर मैं देखूंगा तो वो कितना आएगा, -u। और ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं इमेज डिस्टेंस देखूंगा तो वो डिस्टेंस कितना आएगा, +v। +v के बराबर आएगा। नाउ इफ आई कंसिडर दैट दिस एंगल इज थीटा देन सर्टेनली दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा। ये वाला एंगल भी किसके बराबर आएगा, थीटा के बराबर आएगा। tan थीटा बताओ, tan थीटा अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट वाले ट्रायंगल के लिए देखूं, कौन से ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे tan थीटा कितना आएगा, h/u। और अगर मैं इसी tan थीटा को देखूं इमेज वाले ट्रायंगल के लिए, मतलब इस पिंक कलर वाले ट्रायंगल के लिए, तो क्या बोलोगे, hi/v। सो आई कैन राइट दैट h/u शुड बी इक्वल टू hi/v। सो मुझे ये बताओ hi कितना आएगा, h into v by u, h into v upon u. So the lateral magnification in this case is defined as lateral magnification, बताओ क्या आएगा, m will be given by height of image by height of object which will come out to be v upon u। कितना आ जाएगा, v upon u, ठीक है। लेटरल मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपको इमेज की डिस्टेंस एज वेल एज इमेज का नेचर दोनों एक साथ बताते हैं। कैसे, अगर आपका लेटरल मैग्निफिकेशन m पॉजिटिव अगर आए, अगर आपका लेटरल मैग्निफिकेशन m पॉजिटिव आते हैं तो उसका मतलब क्या होगा बताओ, कि इमेज जो है वो क्या है, इरेक्ट। क्योंकि हम पॉजिटिव आ रहे हैं ना, तो हाइट ऑफ इमेज क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। और हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव आ रही तो वो इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी, ठीक है। m अगर आपका नेगेटिव आता है सो hi/h से आप बोलोगे कि अगर m नेगेटिव आए इट मीन्स कि वो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड है तो वो साथ में क्या रही होगी, रियल। साथ में क्या रही होगी, रियल, ठीक है। अगर m पॉजिटिव आता है तो इसको हम कई बार ऐसे भी बोल सकते हैं दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। सेम साइड का मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से अपराइट कंडीशन, अपराइट डायरेक्शन में था तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, अपराइट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, m अगर आपका ग्रेटर देन 1 आता है तो, अगर आपका m ग्रेटर देन 1 आता है इट मींस हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो वो क्या हो गया, एनलार्ज। वो क्या हो गया, एनलार्ज। और अगर आपका m लेस देन 1 आता है तो मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो वो क्या हो गया, डिमिनिश्ड। बात समझ में आई। सो पॉजिटिव 2 -0.5 दोनों का मीनिंग अलग अलग है, दोनों मीनिंग आप साथ में लिखोगे, ठीक है। देन लेट अस सी द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑफ द थिन लेंस। इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना रख के प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ होगा। कहाँ पे रखा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग। सो लेट अस से इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट लाइक दिस, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रख देते हैं जहां पे एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, एंड द विड्थ ऑफ द इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, द विड्थ ऑफ द इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इज से फॉर एग्जांपल dx व्हिच इज वेरी स्मॉल। मुझे ये बताओ कि इमेज कहां पे बनेगी और A पॉइंट कहां पे होगा।
याद कैसे करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता तो इसकी इमेज भी कहाँ पे बनती, 2f पे बनती। और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को 2f से f के पास लाते रहते हो, आपका इमेज कहाँ पे जाता रहता है, 2f से दूर जाता रहता है। 2f से कहाँ पे जाता रहता है, दूर जाता रहता है। अगर 2f के अंदर रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड 2f। तो सबसे पहली बात तो ये कि a वाला पॉइंट आपका कहीं यहाँ पे बनेगा और b वाला पॉइंट और भी ज्यादा दूर बनेगा। इन सच वे कि आपकी इमेज कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से, जहां पे ये वाला पॉइंट आएगा a डैश और दूसरा वाला पॉइंट कौन सा आएगा, b डैश, एंड द विड्थ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल बी, से फॉर एग्जांपल dy। समझ में आया, हमने a डैश और b डैश पॉइंट कैसे लोकेट किया, a डैश 2f के पास था, सॉरी a 2f के पास था, तो इसकी इमेज a डैश भी कहां पे बनेगी, 2f के पास बनेगी। और जितना हम फोकस की तरफ जा रहे हैं ऑब्जेक्ट साइड पे, इमेज उसका उतना ज्यादा दूर बनती जाएगी, तो b डैश उतना ज्यादा दूर बनेगा। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, तो फिर मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अगर हमें निकालना होगा क्या निकालना होगा, अगर हमें यहाँ पे इसका लेटरल मैग्निफिकेशन निकालना होगा तो हम यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे सबसे पहले हम बोलेंगे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो x डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, सो इसकी इमेज कहाँ पे बनी है, y डिस्टेंस पे बनी है इमेज। सो यहाँ पे अगर हम साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखोगे, 1/y माइनस 1/-x शुड बी इक्वल टू 1/f। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखोगे, माइनस 1/y² dy माइनस 1/x² dx शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से dy/dx कितना निकल के आएगा, dy/dx विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ y²/x²। अच्छा, डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या बोलती है, इट इज द विड्थ ऑफ द इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस टू द विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज की विड्थ कितनी आई, dy, ऑब्जेक्ट की विड्थ कितनी है, dx। सो dy/dx आपको क्या बता रहे हैं, dy/dx आपको क्या बता रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। सो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन कितना आएगा, dy/dx, और dy/dx की वैल्यू कितनी आई, माइनस y²/x²। जहाँ पे y क्या बता रहे हैं आपको, इमेज की लोकेशन, और x क्या बता रहे, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यू मे राइट दैट लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस y²/x², विच इज इक्वल टू माइनस v/u का होल स्क्वायर। v/u क्या आया था, लेटरल मैग्निफिकेशन। सो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। बात समझ में आई, पक्की बात, ठीक है। ये हम कब तक यूज करेंगे, जब तक आपका हाइट विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत स्मॉल है। इन केस अगर विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल ना हुआ तो कैसे निकालोगे, बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जहाँ पे हम पहले x1 से निकालेंगे y1 की लोकेशन, x1 प्लस विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट करेंगे। सो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे वाले पॉइंट की लोकेशन पता चलेगी, इमेज की विड्थ निकलेगी, ऑब्जेक्ट की विड्थ गिवन होगी, दोनों की रेशियो आपको क्या बताएगी, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, आगे देखो, अफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंस ऑन द इमेज। हमारे पास लेंस में लेंस फॉर्मूला जो था, वो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस इक्वेशन को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, इफ आई विल डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम, तो क्या आएगा 1/f का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, 1/v का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस 1/v स्क्वायर इंटू dt dv बाई dt yes माइनस 1/u का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/u स्क्वायर इंटू du बाई dt। मुझे ये बताओ dv बाई dt आपको यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, एक्सेलरेट वेलोसिटी ऑफ द इमेज, और du बाई dt क्या बता रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में। वो डिपेंड करेगा कि आपने डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में लिखा था। डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में देखते हो, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू लेंस, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वेलोसिटी जो आई है ये कौन सी वेलोसिटी आई है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर दिस इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल है ना। दिस इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आई, यस सर ठीक है। सो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी निकल के आएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल कम आउट टू बी माइनस v अपॉन u का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस v अपॉन u का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पे v अपॉन u के लेटरल मैग्निफिकेशन, सो यू मे ऑल्सो राइट दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो वेलोसिटीज जो है ये वेलोसिटीज कौन सी हैं, वेलोसिटी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, दीज आर द वेलोसिटीज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपको वेलोसिटीज वो निकालनी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, प्रिंसिपल एक्सिस की कहाँ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सो उसके लिए हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे जो हमने मैग्निफिकेशन के लिए डिराइव किया था, सिंस लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होती है, बोलो बोलो बच्चे, लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होती है, हाँ बोल, लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज कितना लिखोगे, m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बोलोगे, डी एच आई बाई डी टी शुड बी इक्वल टू m टाइम्स डी एच ओ बाई डी टी। यहाँ पे डी एच आई बाई डी टी क्या बता रहे, बोल, वेलोसिटी ऑफ द इमेज, हाँ वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू लेटरल मैग्निफिकेशन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आई, ठीक है। सो ये क्या बता रहे हैं, दिस इज द कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दिस इज कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसकी, ऑफ इमेज नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आई, ठीक है। नाउ लेट अस सी द मीनिंग ऑफ द ऑप्टिकल पावर ऑफ अ थिन लेंस और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर या थिन लेंस, इनके ऑप्टिकल पावर की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल पावर आपको क्या बताती है, इट टेल्स यू द पावर ऑफ द गिवन ऑप्टिकल डिवाइस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज विच आर कमिंग ओवर इट, विच आर इंसिडेंट ऑन इट। सो इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच द ऑप्टिकल डिवाइस इज एबल टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट। जैसे अगर मैं पहले केस में देखूं, मेरे पास सेट ऑफ पैरेलल रेज आ रही थी, ये पहली रे आई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ये 4 रेज मेरे पास आई जो मेरे लेंस पे आके इंसिडेंट हुई। देन लेंस पे इंसिडेंट होने के बाद मान लो पहले केस में ये यहाँ पे आके मीट करती हैं सारी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि मेरा पहला लेंस जो है उसने सारी पैरेलल रेज को एक पॉइंट f0 पे आके कन्वर्ट करवाया, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ f1। अच्छा, दूसरी जो मेरी फिगर है उसमें भी सेम वही पैरेलल लाइट रेज आई थी जो मेरी, जैसे मेरी पहले केस में आई है, लेकिन ये वाला जो मेरा लेंस जो है इसकी पावर क्या है, ज्यादा। इसकी पावर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये ज्यादा अच्छे से कन्वर्ज करवा पा रही है। ज्यादा अच्छे से कन्वर्ज करवाने का मतलब क्या है, ज्यादा जल्दी कन्वर्ज करवा दिया इसने। सो इसमें जो रेज हैं वो इसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई।
देख रहे हो यहाँ पे हमारा कन्वर्ज जल्दी हो गई रेज। सो कन्वर्जिंग पावर कौन से लेंस की ज्यादा है, फिगर ए वाले की या फिगर बी वाले की? बी वाले फिगर बी वाले की हम पावर क्या बोलेंगे, ज्यादा है। बात समझ में आई, क्योंकि उसने रेज को क्या करवा दिया, ज्यादा कन्वर्ज करवा दिया। डन। सो हायर इज द फोकल लेंथ ऑफ द, फोकल लेंथ किसका ज्यादा मिला, फर्स्ट फिगर का या सेकंड फिगर का? सेकंड फिगर 1 का फोकल लेंथ, लेंथ हाँ फोकल लेंथ पहले फिगर की क्या है, ज्यादा ज्यादा है। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा आई उसकी पावर क्या आई, कम। सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस एंड दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द सेकंड लेंस। सो मुझे ये पता चला कि f2 इज लेस देन f1। सो पावर दूसरे वाले लेंस की ज्यादा है एज कम्पेयर टू पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस। सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। यस सर पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। ठीक है, क्या बोल देंगे, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिरर की। मुझे बताओ ये वाला मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है? लाइट रेस इधर से पड़ रही है। क्या? अच्छा मैंने यहाँ पे शेड करके आपको बता दिया ना, कॉन्वेक्स दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। हाँ ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो मेरी पैरेलल सेट ऑफ रेज जो आई वो रेज कैसे आएंगी, जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा था, 4 हम रेज ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या करेगी, इसको डाइवर्ज कर देगी। डाइवर्ज कहाँ हुई, इस तरफ डाइवर्ज हुई, और हमने इसको बैक ट्रेस किया। बैक ट्रेस कुछ इस तरीके से करेंगे कि जब हमने इन चारों को पीछे वाले पॉइंट पे मिलाया तो ये एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नजर आई। एक्चुअली में डाइवर्ज होंगी या नहीं होंगी, नहीं होगी। एक्चुअली में डाइवर्ज नहीं होंगी, लेकिन हमें कैसा लगेगा कि एक पॉइंट से डाइवर्ज होती है। ठीक है, दूसरे केस में भी मेरे पास लाइट रेज आ रही थी, पैरेलल सेट ऑफ लाइट रेज इन सच अ वे कि जो मेरी दूसरी जो फिगर है जो मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वाले के लिए जो मेरी लाइट रेज जो डाइवर्ज की वो बहुत दूर से डाइवर्ज की, ऐसे। पावर का बोल रहे ठीक है, ये ऐसे डाइवर्ज करिए। सो अब मुझे बताओ फिगर ए में और फिगर बी में से कौन सा वाला मेरा मिरर है जो रेस को ज्यादा डाइवर्ज करवा पा रहे? ए डाइवर्ज किसने ज्यादा करवाया है, ए को। अगर तुम डाइवर्जिंग रेस का भी अगर डायग्राम देखोगे तो वो ए का क्या है, ज्यादा है। इन द टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ बताओ, फोकल लेंथ ऑफ द फिगर बी f2 इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ द फिगर 1। फिगर 1 ने रेस को ज्यादा डाइवर्ज करवा दिया। कैसे, रेस ज्यादा दूर दूर गई। और अगर मैं नीचे वाले केस में देखूंगा तो जो मेरी रेस है वो उतनी डाइवर्ज नहीं की, उनका डाइवर्जिंग एंगल क्या है, स्मॉल। सो फोकल लेंथ मेरे दूसरे मिरर की क्या है, ज्यादा, जिसकी वजह से उसकी पावर क्या आएगी, कम। सो मैथमेटिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑप्टिकल पावर ऑफ अ लेंस और एनी मिरर इज गिवन बाय द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ। सो पावर को क्या लिखेंगे, 1/f। यूनिट्स बताओ, फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो पावर की यूनिट क्या आएगी, मीटर इनवर्स, जिसको हम लिखते हैं डायोप्टर। क्या नाम देते हैं उसको, डायोप्टर। सो डायोप्टर इज द ऐसा यूनिट ऑफ द पावर विच इज डायमेंशनली इक्वल टू लेंथ इनवर्स। उसका डायमेंशन क्या आएगा, लेंथ का इनवर्स। बात समझ में आई? ठीक है, मुझे ये बताओ कन्वर्जिंग ऑप्टिकल डिवाइस की जो हम पावर जो मानते हैं, कन्वर्जिंग ऑप्टिकल डिवाइसेस की पावर जो हम मानते हैं, ये हम मानते हैं पॉजिटिव, और जो आपके डाइवर्जिंग ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं उनकी पावर हम बोलते हैं नेगेटिव। उनकी पावर बाय डिफॉल्ट हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। ठीक है, नाउ लेट अस सी द कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज में क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिससे एक लाइट रे पड़ी पहले वाले लेंस पे, पहले वाला लेंस उसको कुछ कन्वर्ज करवाएगा, और कन्वर्ज करवा के वो करना क्या चाहता था उसे, कि वो उसकी एक फाइनल इमेज बना देता इन सच अ वे कि फाइनल इमेज उसकी गिवन पॉइंट पे बनती। लेकिन सिंस आपके पास आगे एक दूसरा लेंस रखा हुआ था, सो फाइनल इमेज ना बन के ये दूसरे लेंस तक के लिए तो इंसिडेंट होगी, लेकिन दूसरा लेंस क्या करेगा, उसको फर्दर और ज्यादा बेंड करवा देगा और आपको इमेज किसी दूसरी लोकेशन पे मिलेगी। सो दिस विल बी द फाइनल इमेज विच विल बी फॉर्म। और जो हमारी पहली जो इमेज बनी वो कहाँ पे बनी, इधर। दिस इमेज I1 विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस L2, जहाँ पे मेरे पास पहला जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लेंस है वो लेंस है L1 और दूसरा वाला लेंस है L2 फॉर एनी ऑब्जेक्ट पोजीशन O। बात समझ में आई? ठीक है, तो जो मेरी इमेज I1 जो बनी है, दैट इमेज विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस L2 विच विल फॉर्म अ फाइनल इमेज, जिसकी लोकेशन यहाँ पे दिखाई गई है। अगर इस कॉम्बिनेशन को हटा के नेक्स्ट सिंगल लेंस यूज करना चाहता हूँ इन सच अ वे कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो अभी भी सेम पोजीशन पे रहे,
वो ऑब्जेक्ट अभी भी सेम पोजीशन पे रहे, सो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे तो अभी भी सेम होगी, लेकिन फर्क किस चीज का पड़ेगा, सिर्फ इस चीज का कि जो मेरी इस केस में जो फाइनल इमेज जो बनेगी वो फाइनल इमेज भी कहां बननी चाहिए, जैसा कि मेरे ऊपर वाले केस में बना था. दिस शुड बी द फाइनल इमेज विच शुड बी फॉर्म्ड फॉर द सेम पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो इसका जो हमारा सिंगल इक्विवेलेंट लेंथ जो हमने यूज किया है, इसका फोकल लेंथ कुछ और होगा एज कम्पेयर टू फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज विच आर यूज्ड इन द अबव केस. हमें वो फोकल लेंथ निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंस की अगर मैं इक्वेशन लिखूं, सबसे पहले लेंस की इक्वेशन लिखूं तो वो इक्वेशन क्या आएगी, 1/f1 शुड बी इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u. दूसरे वाले अगर मैं लेंस की इक्वेशन लिखूंगा तो वो इक्वेशन क्या आएगी, 1/f2 शुड बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/v1. उसके u दूसरे वाले ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले लेंस के लिए जो हम u जो यूज करेंगे वो पहले वाले ऑब्जेक्ट का इमेज होगा. पहले ऑब्जेक्ट का इमेज दूसरे लेंस के लिए कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज एन ऑब्जेक्ट. सो 1/v माइनस 1/v1, दोनों इक्वेशंस को एडअप करो. इक्वेशन नंबर 1 को एडअप करो इक्वेशन नंबर 2 में. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा आपके पास, 1/f1 प्लस 1/f2 शुड बी इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1. यहां से कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, माइनस 1/v1 प्लस 1/v1, ये कैंसिल आउट हुआ. 1/f1 प्लस 1/f2 को मैंने लिख लिया 1/f1 प्लस 1/f2 शुड बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. नाउ बाय जनरल कन्वेंशन हम बोलते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो उसकी इमेज कहां पे बननी चाहिए थी, फोकस पे. सो 1/u की जगह इंफिनिटी पुट करो और v की जगह क्या पुट करो, f. सो आपके पास 1/f कितना निकल के आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2. So this is the equivalent focal length of the lens which should be used so that the final image will be formed at the same location as that given by the combination of lenses. बात समझ में आ रही है? So इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लिया. यहाँ पे जो मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाई, यहाँ पे तो सिर्फ दो लेंसेज थे मेरे पास. यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो लेंसेज हैं. अगर दो लेंसेज ना होके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हुए, उसमें भी कोई भी आपके पास कॉन्वेक्स लेंस भी है, कोई कनकेव लेंस भी है. सो उसके लिए हम इन जनरल फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/f शुड बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन. और जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पे हम ध्यान किस चीज का रखेंगे कि फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव लेनी है, किसके लिए, फॉर कॉन्वर्जिंग लेंसेज, और यही फोकल लेंथ हमें नेगेटिव किसके लिए लेनी है, फॉर डाइवर्जिंग लेंसेज. कॉन्वर्जिंग लेंसेज का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्केव लेंस. नहीं, आंख बंद करके नहीं बोलना. क्या याद रखना है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एज अ कॉन्वर्जिंग लेंस एज वेल एज डाइवर्जिंग लेंस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसका सराउंडिंग मीडिया कैसे है. ज्यादा डेंस में होता है डाइवर्जिंग. हाँ, अगर आपका सराउंडिंग मीडिया लेस होएगा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडिया से कम है तब तो वो कॉन्वर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा होगा. लेकिन अगर आपके सराउंडिंग मीडिया का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज्यादा है, तो एज अ डाइवर्जिंग लेंस बिहेव करेगा. सो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करो, वहां से फोकस के फॉर्मूले पे डाल दो तो आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता चल गया. अच्छा, 1/f आपको साथ में क्या बताते हैं, ऑप्टिकल पावर भी बताते हैं. सो द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विल बी गिवन बाय द सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन. पावर भी हमें यहां से मिल जाएगी. समझ में आई बात? नाउ लेट अस सी द कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस एंड मिरर. अब तक हमारे पास दो लेंसेज थे तो हमने निकाल लिया. अब अगर आपके पास लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन गिवन होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको लेंस और मिरर के बीच में कुछ गैप दिखाया है, बट आइडियल केस में इन दोनों के बीच में गैप जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा. ठीक है, सो रे डायग्राम देखते हैं आप इसका कैसे बनाओगे. सबसे पहले बोलोगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे गई, वो क्या होगी, बेंड होगी. बेंड होके मिरर पे इंसिडेंट हुई. मिरर पे जिस लेंथ पे आके वो इंसिडेंट हुई, जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हुई, उस पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे. यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया. नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद जितने एंगल पे आपकी इंसिडेंट रे आई होगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्शन रे देगी, और रिफ्लेक्टेड रे दोबारा हमारे लेंस पे इंसिडेंट होगी और लेंस उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा और आपको एक फाइनल इमेज दे देगा. सो लेट दिस इज द फाइनल इमेज विच इज फॉर्म्ड. बात समझ में आई? सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द इमेज. सो मुझे ये बताओ, एक डायग्राम में आपके पास एक लाइट रह गई लेंस के ऊपर, वो मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट हुई और मिरर के बाद दोबारा हमारे लेंस से
रिफ्रैक्ट हुई। तो रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ? 2 बार। रिफ्लेक्शन कितनी बार हुआ? 2 बार। एक बार। रिफ्लेक्शन एक बार हुआ। और रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ? 2 बार। 2 बार हुआ। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जब मैं इसकी पावर या इसकी फोकल लेंथ के बारे में लिखूंगा तो मैं पावर को डायरेक्टली कैसे लिखूं? मैं बोलूंगा पावर जो मेरा ये कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव कर रहा होगा। सबसे पहले पावर ऑफ द लेंस प्लस पावर ऑफ द मिरर प्लस पावर ऑफ द लेंस अगेन। 2 बार पावर आ जाएगी हमारी। बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है, सो उस केस में हम टोटल कितना लिखेंगे? ट्वाइस द पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। और अगर मुझे पावर पता है तो मुझे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी पता है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में कैसे लिखूंगा इसका बताओ? 1 by f equivalent will be given by 2 upon focal length of lens plus 1 upon focal length of mirror। मुझे ये बताओ, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन किसी तरह बिहेव करेगा? एज अ मिरर या एज अ लेंस? मिरर की तरह। क्यों? वापस रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब उसी डायरेक्शन में वापस आ गया ना। क्योंकि हमारी इमेज ऑब्जेक्ट की साइड पे बनी है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करे? एज अ लेंस मिरर। कौन सा मिरर? एज अ कनकेव मिरर। कौन सा मिरर की तरह बिहेव कर रहे हैं? एज अ कॉनकेव मिरर। ये बात समझ में आई? पक्की बात? ठीक है, तो इसका जो डायग्राम जो बनेगा, वो डायग्राम भी मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया। इसको यहाँ तक का बनाएंगे, फिर हमारी ये वाली रे यहाँ तक बनेगी, उसके बाद ग्रीन वाली यहाँ तक आएगी, क्या है, हाँ, और यहाँ से हमारी इमेज बनेगी। समझ में आया? इस टाइप का डायग्राम बनेगा आपका। और यहाँ पे हम सारे एरोस जरूर लगाएंगे, वरना एरो के बिना आपका जो रे डायग्राम है वो रे डायग्राम गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? पक्का? सो दिस विल बी द इक्विवेलेंट मिरर। और इस इक्विवेलेंट मिरर का फोकस कैसे निकलेगा? यहाँ से हमें फोकस पता चल जाएगा। जब हमें फोकस पता चल गया, सो फोकस निकालने के बाद हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, जो क्या बताएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और यहाँ पे हम f कौन सा यूज करेंगे? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो हमने ऊपर यूज किया। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, सो फॉर द सेम पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट O, आपके पास u कौन सा डिफाइन होगा? यहाँ पे हम पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे। सो पोल से u हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इसलिए -u साइन यूज होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली सारी रेज टुवर्ड राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। और इसका जो हमारे पास फोकस जो आएगा, दैट विल लाई समवेयर ओवर हियर। और हमारा फोकल लेंथ क्या आएगा? नेगेटिव। जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, अगर ऐसा ना होके आपके पास इस टाइप का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारे पास 3 चीजें आ गई। एक आ गया कॉन्वेक्स लेंस, एक आ गया कनकेव लेंस, और फिर आ गया कॉन्वेक्स मिरर। फिर क्या आया? कॉन्वेक्स मिरर। तो मुझे ये बताओ, इसका अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखें, सो इस ऑब्जेक्ट O के लिए आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये वाले डिफाइन करोगे, और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U के हिसाब से मुझे बताओ क्या लिखेंगे हम अपना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट पावर? इक्विवेलेंट पावर लिखते वक्त सबसे पहले हम पावर लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस प्लस पावर लिखेंगे कॉनकेव लेंस प्लस पावर लिखेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बाद दोबारा हमारा पावर कॉनकेव लेंस में जा रहे, और उसके बाद पावर हमारा जा रहा है कॉन्वेक्स लेंस का। सो जैसे जैसे हमारी रेज जा रही है उस हिसाब से आप लिखते रहो। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, फिर कनकेव लेंस, फिर मिरर, फिर कनकेव लेंस, फिर कॉन्वेक्स लेंस। सो द इक्विवेलेंट पावर विल बी गिवन बाय ट्वाइस द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस प्लस ट्वाइस द पावर ऑफ कॉनकेव मिरर प्लस पावर ऑफ द कॉनकेव, सॉरी, दिस इज पावर ऑफ द कनकेव लेंस एंड देन पावर ऑफ द कनकेव मिरर। अब ये कॉम्बिनेशन जो है एज अ कॉन्वेक्स मिरर बिहेव करे या एज अ कॉनकेव मिरर बिहेव करे, एज अ लेंस बिहेव करेगा, वो हमें पता चलेगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ से। सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी अगर आप इसका लिखोगे तो कैसे लिख लोगे? 1/f इक्विवेलेंट विल बी गिवन बाय 2 फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस प्लस ट्वाइस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस
प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। बात समझ में आई? पक्की बात। नाउ लेट अस सी द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। हमारे पास एक सिंगल लेंस था, उससे डेविएशन कितना प्रोड्यूस हुआ था मैं ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, सो अगर मेरा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रखा था, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसी आई जो आके इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद अगर पैरेलल आ रही थी तो फोकस से पास करेगी। अगर जानी होती तो ये सीधी जाती, इसी की डायरेक्शन में क्या जाती, सीधी चली जाती, बट सीधी ना जाके वो बेंड कर गई। सो जितने एंगल से बेंड की वही हमारा डेविएशन प्रोड्यूस हुआ। सो इस केस में आपका डेविएशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, इतना। दिस इज द डेविएशन प्रोड्यूस एंड दिस डेविएशन विल बी मैथमेटिकली इक्वल टू दिस एंगल। सो डेविएशन को अगर मैं डेल्टा से डिफाइन करूं, डेविएशन को किससे डिफाइन कर रहा हूँ, डेल्टा से, और मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, लेट दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h एंड द इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट f। सो ये वाली हाइट भी कितनी आएगी, h के बराबर आएगी। सो मुझे बताओ इस ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से मैं डेल्टा को कितना डिफाइन कर सकता हूँ, इट विल बी गिवन बाय h बाय f। डेल्टा कितना आएगा, h बाय f आएगा ना, हाँ या ना। सो द h by v भी तो हो सकता है, v और f बराबर, क्योंकि पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास करेगी। सो द डेविएशन डेल्टा विल बी इक्वल टू h अपॉन f। डेविएशन समझ में आया हमें कितना मिला? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट अगर देखूं, लेंस का ऊपर वाला पार्ट देखूं, सो दैट पार्ट इज समथिंग लाइक दिस, जिसको मैं इमेजिन कर सकता हूं कि ये मेरा बना होगा एक प्रिज्म से, थिन प्रिज्म से। हाँ या ना, ये कुछ इस टाइप के प्रिज्म से बना होगा। और अगर थिन प्रिज्म होता है तो थिन प्रिज्म में हमारा दिस अपर पार्ट विल बिहेव एज थिन प्रिज्म, और थिन प्रिज्म के केस में जो हमने डेविएशन जो निकाला था वो कितना आता है, प्रिज्म एंगल a इंटू म्यू माइनस 1। सो कई बार अगर वो आपको थिन लेंस की बात करें तो थिन लेंस का अपर पोर्शन एज अ थिन प्रिज्म बिहेव करेगा, जहाँ पे डेविएशन डेल्टा को हम थिन प्रिज्म के फॉर्मूला से भी डिनोट कर सकते हैं, जो आएगा a टाइम्स म्यू माइनस 1। ऊपर वाला जो हमारे इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को इक्वेट करके आप या तो डेविएशन निकाल सकते हो या फोकल लेंथ f को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। So now let us see last the combination of two thin lenses which are at some separation। अभी जो हमने कॉम्बिनेशन जो निकाला था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, वहां पे दोनों लेंसेज क्या रखे थे, साथ साथ रखे थे, और द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज वाज नेग्लिजिबल। बट यहाँ पे दोनों लेंसेज के बीच में कुछ स्मॉल स्पेस डी दिया हुआ है। सो इसके लिए हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या यूज करेंगे, और जो हम रखेंगे सिंगल लेंस उसकी लोकेशन क्या होगी, हमें ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। हमें दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो दोनों चीजों को फाइंड आउट करने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइट रे आ रही थी जो पहले वाले लेंस पे आके इंसिडेंट हुई। अगर इसके आगे लेंस 2 ना रखा होता तो ये क्या होती, कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती और हमारी ऐसी बेंडेड लाइट रे जाती। ये बेंडेड लाइट रे कहाँ पे आके मीट करती, एट दिस लोकेशन विच इज I1। Now this image I1 will behave as an object for the lens 2। So सबसे पहले तो इसका कोई डेविएशन आता नहीं, जो हमारी रेड वाली रे है, अगर उसके लिए लेंस L1 भी ना होता, अगर उसके लिए लेंस L1 भी ना होता तो वो जाती स्ट्रेट, लेकिन लेंस L1 होने की वजह से वो कुछ बेंड कर गई। उसका जो डेविएशन जो आया वो डेविएशन एंगल कितना आया, ये छोटू वाला डेविएशन एंगल, और इसको हमने नाम दिया डेल्टा 1। अब जो लाइट रे जो है वो कौन सी गई है, ये ऑरेंज वाली लाइट रे गई जो पहले लेंस के बाद दूसरे लेंस पे आके इंसिडेंट हुई, ये वाली। जब ये दूसरे लेंस पे आके इंसिडेंट हुई तो दूसरा लेंस फर्दर इसको और भी ज्यादा क्या कर देगा, बेंड कर देगा, और इसने इसको और भी ज्यादा बेंड करके कहां पे ला दिया, इधर ला दिया। सो दिस इज द फाइनल इमेज I2। ठीक है, अगर दूसरा वाला लेंस ना होता तो ये रेड डॉटेड के पास में जाती, लेकिन दूसरा वाला लेंस अवेलेबल था जिसकी वजह से इसमें फर्दर कोई डेविएशन आ गया, और वो डेविएशन एंगल कौन सा, ये वाला डेविएशन एंगल कितना आएगा, ये डेल्टा 2। दिस डेविएशन एंगल विल बी इक्वल टू डेल्टा 2। तो मुझे ये बताओ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ने टोटल डेविएशन कितना प्रोड्यूस किया, टोटल डेविएशन डेल्टा कितना आएगा,
डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, बहुत बढ़िया, कितना आएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। मुझे ये बताओ डेल्टा 1 कितना होगा, गिवन कि अगर मैं ये मानूं जो मेरी लाइट रे जो आ रही है वो h हाइट से आ रही है, तो डेल्टा 1 अभी हमने पहले निकाला था, डेल्टा 1 कितना आता है h1 अपॉन f1, सो डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू h1 अपॉन f1। डेल्टा 2 बताओ कितना आएगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि ये वाली हाइट कितनी है। अगर मैं इस वाली हाइट को मानूं कि ये हाइट है h2 के बराबर, तो डेल्टा 2 कितना आएगा h2 अपॉन f2, सो डेल्टा 2 विल बी इक्वल टू h2 अपॉन f2। सो दोनों की वैल्यूज को पुट करो, सो आपके पास डेल्टा कितना आएगा, टोटल डेविएशन डेल्टा विल बी इक्वल टू h1 अपॉन f1 प्लस h2 अपॉन f2। मुझे टोटल डेल्टा मिल गया। अब मैंने क्या किया, इसको हटा के मैं एक सिंगल लेंथ यूज कर रहा हूँ, इसको हटा के मैं एक सिंगल लेंथ यूज कर रहा हूँ, तो सिंगल लेंथ के लिए भी मेरा डेल्टा क्या रहना चाहिए, सेम। कंडीशन क्या क्या रहेगी कि मेरी जो इंसिडेंट लाइट रे थी ये वाली, ये कॉम्बिनेशन के लिए भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और मैंने दोनों लेंसेज को हटा के एक सिंगल लेंस यूज किया, सो सिंगल लेंस का मुझे फोकल लेंथ निकालना है। सो मैं क्या लिखूंगा, फॉर सिंगल इक्विवेलेंट लेंस डेविएशन डेल्टा तो सेम रहना चाहिए, गिवन कि उसमें जो मेरी पहले से आ रही थी h हाइट पे वो अभी आ रही है, लेकिन उसका फोकस कहां पर है, f पे। सो फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन से कि यहाँ पे जो हम h जो रखेंगे ये h किसके बराबर होगा, h1 के। दिस h इज इक्वल टू h1, सो फ्रॉम 1 एंड 2 आई विल से h1 अपॉन f इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू h1 अपॉन f1 प्लस h2 अपॉन f2। अब मेरे पास रह गए h1 और h2 को निकालना, h1 और h2 को निकालना, ये कैसे निकालोगे, h1 तो दिया ही होगा, हाँ h1 तो दिया ही होगा, ये हम निकालेंगे हमारे नहीं, h1 तो दिया होगा, h1 तो दिया होगा, लेकिन हम अलग अलग पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं। मान लो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं a, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसको हमने नाम दिया b, इस वाले पॉइंट को हमने नाम कितना दिया है b। सेंटर्स O1 O2 गिवन है, और जहां पे हमारी इमेज बन रही है वो I2 गिवन है। अब मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल ये ग्रीन वाला और एक ट्रायंगल ये ब्लू वाला। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा कंसिडर कर रहा हूँ, ये ब्लू वाला मैं ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस ब्लू वाले ट्रायंगल के लिए मुझे बताओ तुम्हारी कंडीशन क्या होगी, दोनों ट्रायंगल से मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों ट्रायंगल से मैं हाइट के बीच में रिलेशन क्या लिख सकता हूँ, h2 upon h1, हाँ h2 upon h1 is equals to f1 upon f2, शायद नहीं, जो I1 जो मेरा डिस्टेंस है, I1 वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा, पैरेलल रे आ रही थी, सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू f1। हाँ ये तो सो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह जाएगा, f1 माइनस d। तो ट्रायंगल एक तो ऐसा ये ब्लू वाला कंसिडर करो, और दूसरा ग्रीन वाला मत कंसिडर करो। दूसरा वाला हम जो ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं वो ये पिंक वाला कर रहे हैं। पिंक वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट और ये वाली, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल से मैं h2 और h1 को रिलेट कर सकता हूँ। सो फॉर द ब्लू कलर ट्रायंगल एज वेल एज फॉर द पिंक कलर ट्रायंगल, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सो उनकी साइड्स की रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम। सो आई कैन राइट फ्रॉम ट्रायंगल A O1 I1, फ्रॉम ट्रायंगल A O1 I1 एंड ट्रायंगल B O2 I2, B O2 I2। बताओ क्या लिखोगे, h1 अपॉन f1, h1 अपॉन f1 शुड बी इक्वल टू h2 अपॉन f1 माइनस d। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 से h2 को h1 की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, h2 can be written as h1 into f1 upon f1 minus d। इसकी इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में पुट करो और यहाँ से सॉल्व करो।
सो बताओ क्या लिखोगे? F1 minus D upon F1. क्या? F1 minus D upon F1. अच्छा हाँ, F1 माइनस डी अपॉन F1. सो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो बताओ क्या लिखोगे? H1 अपॉन F इक्वलेंट शुड बी इक्वल टू H1 अपॉन F1 प्लस H2 की जगह क्या लिखा है? H1 F1 minus D. इंटू F1 माइनस डी अपॉन F1 इंटू F2. H1 कैंसिल आउट हो जाएगा. So 1 upon F equivalent will be given by 1 upon F1 plus 1 upon F2 times 1 minus D upon F1. और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे? 1 upon F equivalent इक्वल टू 1 upon F1 प्लस 1 upon F2 माइनस D upon F1 F2. समझ में आया? सो ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट लेंस का फॉर्मूला. समझ में आया ये कैसे निकाला? पक्का. सो यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल टर्म और इंट्रोड्यूस हुई है. कौन सी? माइनस डी इंटू F1 प्लस F2. अगर आपके दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस अगर स्मॉल हुआ, वो डिस्टेंस क्या हुआ? अगर स्मॉल हुआ तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि डी की वैल्यू 0 हो जाएगी और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2. ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में हमें साथ में ये भी बताना था कि आप इस कॉम्बिनेशन को हटा के जो एक सिंगल लेंस जो यूज करोगे उस सिंगल लेंस की पोजीशन क्या हो. क्या हो रहा है? उस सिंगल लेंस की पोजीशन क्या हो, हमें वो पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है. सो मान लेते हैं वो जो सिंगल लेंस जो आप रख रहे हो वो रख रहे हो इस पर्पल वाली लोकेशन पे. कुछ मैंने यहाँ पे रखा है इन सच ए वे कि इसका डिस्टेंस जो मेरा सेकंड लेंस है उससे डिस्टेंस है ये वाला x. कितने डिस्टेंस पे रखा है इसको? x डिस्टेंस पे रखा है. सो जो मेरा ऑब्जेक्ट जो रखा होगा, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे जो आ रही होगी वो अभी भी कौन सी आ रही होगी? इस पर्पल वाले लेंस के लिए. पर्पल वाले लेंस के लिए ड्रॉ कर रहा हूं मैं सर, याद रखना. ये वाली रेड वाली रे सीधी सीधी हमारी यहां तक आएगी, पूरा यहां तक आएगी. और यहां पे आने के बाद वो बेंड कैसी करनी चाहिए कि वो I2 पे अपनी इमेज बनाए. सो इमेज कुछ यहां पे बनेगी. सो मैं ये कलर्स हटा रहा हूं. समझ में आया? जो मेरे एक सिंगल पर्पल वाली लोकेशन पे मैंने अपना क्या माना कि जो मैं इक्विवेलेंट लेंस जो रखूंगा वो कहां पे रख रहा हूं? एट दिस लोकेशन. दिस इज द लोकेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस. सो जो मेरी लाइट रे जो पहले रेड कलर वाली आ रही थी वो अब मेरी पूरी की पूरी इस लेंस तक आई. और लेंस के बाद मेरी लाइट रे कहां पे फॉर्म होनी चाहिए? फाइनल इस पर. सो दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए. दिस शुड बी इक्वल टू F इक्विवेलेंट. हाँ या ना? और मुझे x पता है. तो अब फ्रॉम ट्राइंगल से मैं H2 और F के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ. कैसे? क्योंकि ये वाली हाइट भी किसके बराबर है? H के बराबर है. अब जो मैं दो ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, कौन कौन से ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ देखो. एक ट्राइंगल तो कंसिडर कर रहा हूँ ये वाला येलो वाला. ठीक है, जो मुझे रिलेशन किसके बीच में देगा? हाइट H और F इक्विवेलेंट के बीच में. दूसरा जो मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ये पिंक वाला जो है मेरा सिर्फ इतना पोर्शन. ठीक है, वो मुझे किसके बीच का रिलेशन देगा? वो देगा, ध्यान से देखो, पर्पल वाली से इस पर्पल वाली तक का डिस्टेंस कितना था? एक F इक्विवेलेंट. सो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? F इक्विवेलेंट माइनस x. तो ये पिंक वाला ट्रायंगल मुझे किसके बीच में रिलेशन देगा? H2 और F इक्विवेलेंट माइनस x का. हाँ या ना? यस सर. H1 और H2 का तो हाँ ना? यस सर. सो फ्रॉम दीज टू ट्रायंगल्स इसको हटा देते हैं. और जो मैंने अभी आपको जो ऊपर डायग्राम में दिखाया है उसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना. कॉपी में ड्रॉ करने के बाद आप लिख सकते हो कि H1 अपॉन F इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू H2 अपॉन F1 माइनस x. ठीक है, सो यहाँ से H1 अपॉन H2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? F इक्विवेलेंट, सॉरी दिस विल नॉट बी F1, दिस विल बी F ओनली. F इक्विवेलेंट अपॉन F इक्विवेलेंट माइनस x. ठीक है, हमें x को फाइंड आउट करना था लेकिन मुझे ये पता है H1 माइनस H2 की वैल्यू कितनी आती है, वो मैंने यहाँ से निकाल ली. ठीक है, सो यहाँ से H2 माइनस H1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? F1 अपॉन F1 माइनस D.
h1 minus h2 will be f1 upon f1 minus d. हाँ f1 minus f1 upon f1 minus d. So f1 upon f1 minus d should be equal to f equivalent upon f equivalent minus x. ठीक है, इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपके पास x निकल के आएगा f इक्विवेलेंट इंटू डी अपॉन f1. सो ये हमें लोकेशन कहाँ से मिल जाएगी? लेंस नंबर 2 से. लेंस नंबर 2 से हमें लोकेशन पता चलेगी जहाँ पे आपको अपना इक्विवेलेंट लेंस रखना पड़ेगा. हो गया. बात समझ में आई? ठीक है. लास्ट आपके पास कंसेप्ट आता है कटिंग द लेंसेज का. कटिंग लेंसेज, दो तरीकों से आप लेंस को कट कर सकते हो. सबसे पहला मेथड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस. तो जब आप अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस अपने लेंस को कट करोगे तो आपके पास लेंस कुछ इस तरीके से दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. ऐसे में क्या होगा, आपकी इमेज जैसे पहले बनती थी वैसी ही इमेज अभी भी बनेगी, लेकिन पहले जो आपकी इमेज जो बनती थी वो बनती थी पूरे लेंस की वजह से. वो बनती थी पूरे लेंस की वजह से जहां पे सारी की सारी रेस एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती थी और आपको बड़ी शार्प इमेज बनती थी. अब अगर आपने लेंस को कट करके नीचे वाला पोर्शन अगर लेंस का रिमूव कर दिया तो उनकी रेस भी नहीं मिलेगी. सब आपको पहले अगर 4 रेस के कॉम्बिनेशन की वजह से अगर इमेज दिख रही थी तो अब कितने की वजह से दिखेगी? सिर्फ 2 की वजह से. तो आपकी ब्राइटनेस ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सो इन दिस केस ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल रिड्यूस. फोकल लेंथ बताओ. सेम ही रहेगी मतलब. वो सेम रहेगा. फोकल लेंथ क्या रहेगा? सेम रहेगा. बात समझ में आई? चाहे ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या कंकेव लेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, अगर मैं अपने लेंस को कट करूं परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास अब जो लेंस जो बचेगा वो ऐसे 2 पार्ट्स में आ जाएगा कि उसका एक सरफेस तो कैसा है? प्लेनर. और दूसरा कैसा है? दूसरा कैसा है बोलो? कर्व. सो इस केस में आपका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम फोकल लेंथ में क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, लेंस में का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 -1/r2. जब आपका एक लेंस क्या हो गया? प्लेनर हो गया, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी. उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो गया तो उसका फोकल लेंथ ही चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे ब्राइटनेस ऑफ द इमेज जो है वो तो सेम रहेगी, लेकिन आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी. लोकेशन क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी. क्यों चेंज हो जाएगी वो समझ में आया? क्योंकि इसका फोकल लेंथ चेंज हो गया. सो इन दिस केस लोकेशन ऑफ इमेज विल चेंज. और ऊपर वाले केस में हम लोकेशन के बारे में क्या बोलेंगे? लोकेशन सेम रहेगी. लोकेशन सेम रहेगी. लोकेशन विल रिमेन सेम. बात समझ में आ रही है ये? Yes, sir. पक्का? कोई दिक्कत तो